नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पंजाब की खबर से, जहां 22 किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त समाज मोर्चा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। संयुक्त समाज मोर्चा का नेतृत्व किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल करेंगे। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संयुक्त समाज मोर्चा पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बलबीर सिंह राजेवाल ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ जिस अद्धो गति विचों गुजर रहा है, लोकां दी ये मंग है, बहुत प्रैशर है। लोकी टैलीफोन कर करके बड़ा परेशान करते ने भी फैसला लो। तो सारियां जथेबंदियां ने मिल के अज इत्थे फैसला किया भी असीं एक पोलीटिकल बदल देना है। उहदा नाम संयुक्त समाज मोर्चा रखिया, जिहड़ा सारे पंजाब दीयां सारियां सीटां ते लड़ूगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ 475 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, 22 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਚ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੜੇ, ਜਿਹੜਾ नहीं चढ़ना चाहता ना लड़े। मोर्चा कायम रहूगा, एक दूसरे का कोई विरोध नहीं। तो एक तरफ पंजाब की 32 में से 22 किसान यूनियन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और दूसरी तरफ इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि वो पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि चुनाव में कोई भी संगठन के नाम का इस्तेमाल न करे, ऐसा करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। उधर इस सब के बीच एक और सवाल बना हुआ है कि क्या केंद्र सरकार फिर कृषि कानूनों को वापस लाने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयानों से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। कृषि मंत्री ने आज कहा कि हम कृषि संशोधन कानून लेकर आए, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। यह आजादी के 70 साल बाद पीएम मोदी के नेतृत्व का एक बड़ा सुधार था, लेकिन हम निराश नहीं हैं। हम एक कदम पीछे हटे हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि किसान भारत की रीढ़ है। निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है। कृषि मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें घेरा है। सुरजेवाला ने कहा कि किसान विरोधी षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है और चुनाव के बाद किसानों पर फिर वार होगा। ये कानून कई लोगों को हजम नहीं हुए। किसान देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि मोदी सरकार एक कदम पीछे हटी है, स्वाभाविक तौर से चुनाव की हार को देखकर, और वो कदम दोबारा बढ़ाएंगे, यानी ये काले कानून 5 राज्यों के चुनाव के बाद वापस लेकर आएंगे। पूंजीपतियों के दबाव में दोबारा काले कानून वापस लाने की साजिश को हम पूरी तरह से फेल और विफल कर देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने लिखा कि देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है, ये बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम बढ़ाए गए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रह होगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी की। एक तरफ ओमिक्रॉन को लेकर नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है, दूसरी तरफ चुनाव रैलियां हो रही हैं। गाजियाबाद में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास
रैली निकाली। ये योगी आदित्यनाथ ने यहां रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधारने और राम मंदिर के वादे को पूरा करके दिखाया है। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ की जो जन विश्वास रैली है वो आप देख सकते हैं कि निकल रही है। इस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ में तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 3 किलोमीटर की जो रैली है वो 2 घंटे में कवर की जाएगी। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग हैं और चूंकि गाजियाबाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछली बार 5 विधानसभा में से 5 विधानसभा जो है वो बीजेपी ने जीती थी। इसके वजह से खुद गाजियाबाद से जो चिकित्सा राज्य मंत्री हैं अतुल गर्ग वो यहाँ से विधायक हैं, तो ऐसे में इस जन विश्वास रैली को समझा जा रहा है। तो अभी आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ का जो रथ है वो निकल रहा है, उनके साथ में जो यहाँ के सांसद हैं वीके सिंह वो मौजूद हैं और वीके सिंह के अलावा तमाम सारे जो लोग हैं नेता हैं वो यहाँ पर उनके साथ में हैं। 5 जो विधायक हैं बीजेपी के उनको भी बुलाया गया था। तो ये तकरीबन 2 घंटे की जो उनकी रैली है वो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की निकल रही है और ये जो जन विश्वास रैली है 19 तारीख से जो है वो शुरू हुई थी और अभी लगातार जन विश्वास रैली चल रही है। तो इस रैली का काफी सियासी महत्व है। यही वजह है कि अभी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया लोगों को और ये कहा कि कानून व्यवस्था जो बेहतर करने का वायदा उन्होंने किया था उसको पूरा उन्होंने किया है। राम मंदिर का उन्होंने जिक्र किया। निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था और राम मंदिर का हवाला देकर ज़्यादा से ज़्यादा जो सियासी फायदा है वो उठाया जाए। ओमिक्रॉन फैल रहा है लगातार, लेकिन आप भीड़ देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एहतियात भी जरूरी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब हजारों की तादाद में लोग हैं तो एहतियात किस तरीके से कायदे कानूनों को धज्जे होते हैं। लेकिन फिलहाल जन विश्वास रैली योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद में हो रही है। गाजियाबाद से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, मीडिया। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां हरिद्वार की धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए नफरती भाषणों को 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उत्तराखंड पुलिस ने भाषण देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। खाना पूर्ति के लिए सिर्फ 1 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा है कि पुलिस की जांच जारी है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण देने वाले, देश के संविधान को गलत बोलने वाले अब तक खुले घूम रहे हैं। जरूरत पड़ी तो मारेंगे। नफरती वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ 1 आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ हल्की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, उत्तराखंड पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी को पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण अब भी नफरती बयानबाजी कर रहा है। मेरे विरुद्ध जो हरिद्वार में मुकदमा दर्ज कराया गया है, इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में भी मुकदमा दर्ज कराया था और भारत के विभिन्न थानों में हेट स्पीचेस कहकर जो मेरे विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो कराए जा रहे, सच्चाई कहना हेट स्पीच नहीं है। देश और विदेश दोनों से नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर तीखी आलोचना झेल रहे उत्तराखंड पुलिस प्रमुख का कहना है कि जांच जारी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन डीजीपी साहब खुद बता रहे हैं कि किसी को 1 हफ्ते बाद भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। देखिए, इस संबंध में कोतवाली हरिद्वार में एफआईआर दर्ज कर दी गई है सेक्शन 153A आईपीसी के अंतर्गत, और कानून के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी।
जहां तक इसमें एक अभियुक्त नामजद है, जो बाकी अभियुक्त हैं संभवतः कंप्लेनेंट का उनका नाम नहीं पता होगा, तो जो भी इसमें अभियुक्त बनते हैं उन सबको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा और कानून के अनुसार, विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब भी सबसे ज्यादा जहर उगलने वालों के खिलाफ ना तो एफआईआर हुई है और ना कोई पूछताछ। पुलिस की चुप्पी को लेकर समाज के नामचीन लोग और विपक्षी दल पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हिंदू धर्म का संदेश है पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम प्रेम में, अहिंसा में, सद्भाव में यकीन रखने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म के नाम पर हिंसा की बात करने वाले लोग, कत्लेआम करने की बात करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ऐसी बातें करने वाले, हिंसक विचारधारा को फैलाने वाले लोगों का पैर छू रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम तो नहीं है? कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जाने वाला नफरत का काम तो नहीं है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। सवाल उठ रहे हैं कि जिन लोगों ने नफरती भाषण दिए हैं उनके सत्ताधारी दलों से मजबूत संबंध है। क्या यही वजह है कि उत्तराखंड पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? उत्तराखंड पुलिस ने धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे समाज में द्वेष फैले या फिर शांति भंग हो, ऐसे मामलों में ये धारा लगाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि धारा लगा दी गई है तो कोई एक्शन क्यों नहीं है? जो आरोपी है उसे अब तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, बाकी के लोग तो खुले घूम रहे हैं। बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन अगर पुलिस शांत रहेगी ऐसे मामलों में तो वाकई में सबका विश्वास जीतना बीजेपी की राज्य सरकारों के लिए मुश्किल है, खासकर उत्तराखंड सरकार के लिए। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए ये मंजूरी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का। परिमल, क्या पता चल रहा है? सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अक्टूबर में ही डीसीजीआई के पास इसको भेजा था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स में उन लोगों को समस्या थी कि उसको लेकर तथ्य और सामने में आ जाए, तब ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया इस पर निर्णय लेंगे। और भारत बायोटेक की वैक्सीन दूसरी वैक्सीन होगी जो 12 से 18 साल के बच्चों के बीच में जिनको देने की अनुमति, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की अनुमति ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से मिली है। अब तक ये सच है अंजलि की रोल आउट नहीं हो पाया कि बच्चों में वैक्सीन कब से लगनी शुरू होगी, क्योंकि अब तक एंटागी ये फैसला नहीं कर पाया कि शुरुआत कैसे होगी। लेकिन शुरू में ये हमें बताया गया था कि जो कोमॉर्बिड बच्चे हैं उनसे शुरुआत की जाएगी, लेकिन वो भी नए साल में ही मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन एक अच्छी बात ये भारत के लिए कि जाइडस कैडिला के जाइकोव डी के बाद अब भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है बच्चों की 12 से 18 साल की, उसको भी इमरजेंसी और ऑथराइजेशन की हरी झंडी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से मिल गई है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए ये है। हालांकि इसका इंतजार किया जा रहा था और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरों की वजह से इस मंजूरी की अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।